बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो पेपर्स होते हैं, पास्ट पेपर्स, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल जो था हमने पाकिस्तान जियोग्राफ़ी का जो है वो लेक्चर देखा था, पाकिस्तान का फ्लैग और एम्बलम, ठीक है, उसको हमने डिटेल में किया था। अभी पाकिस्तान जियोग्राफ़ी के चंद एक लेक्चर्स रहते हैं, लेकिन थोड़े से नोट्स में ना मुझे डाटा और था पुट करना था, तो वो मेरे पास आज टाइम नहीं था, उसको मैं नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने वो लेक्चर अभी अपलोड नहीं किया है। कल इंशाल्लाह मैं वो नया लेक्चर जो है पाकिस्तान जियोग्राफ़ी का वो अपलोड करूँगी। आज जो है हम वो पास्ट पेपर को देखेंगे। आपको पता है पीपीएससी की जो न्यू जॉब्स आई हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 34 है, उसमें एक्साइज टैक्सेशन की सीट्स आई हैं, असिस्टेंट की सीट्स आई हैं, इसके अलावा जूनियर क्लर्क की सीट्स आई हैं। तो उनके हवाले से अभी मैं जूनियर क्लर्क का भी पेपर इंशाल्लाह पास्ट पेपर जो है वो डिटेल में सॉल्व किए हुए अपलोड करूँगी। अभी जो है आज जो है हम वो एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट का जो असिस्टेंट का पेपर था 2018 का, उसको हम देखेंगे, डिटेल में करेंगे। और ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते आज की वीडियो में, क्योंकि ये अगर मैं सारे का सारा 100 MCQs आपको आज ही कवर करवाती हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी बनेगी। तो ऐसा नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं और हर एक MCQs को अच्छे से देखेंगे। एक्चुअल में अगर हम एक MCQ सही से करें ना, तो हम उससे 5 या 6 नए MCQs ऑटोमेटिकली रेडी कर लेते हैं। तो अगर आप एक पेपर जो है 100 MCQs का रेडी करते हैं ना, तो एट द एंड आपके पास 500 नए MCQs होते हैं जो आप ऑलरेडी रेडी कर चुके होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम पेपर्स को रेडी करेंगे। सिर्फ एक दफ़ा जो है ना पढ़ेंगे नहीं और बस एक MCQs को नहीं देखते जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला देखें MCQs है, शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद बन्नू, हुंजा, गिलगित या स्कर्दू। देखें ये पहला क्वेश्चन ही जो है 2018 का जो पेपर है उसमें वो पाकिस्तान जियोग्राफी से उसने उठाया है और पासिस ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक से उठाया है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने जो है पासिस ऑफ पाकिस्तान में पूरा टॉपिक जो है उसको डिटेल में करने के बाद आखिरी पेज पर आपको एक जो है मैप दिखाया था, जिसमें ना आसान तरीक़ों में बताया था कि कौन सा पास किस शहर को आपस में जोड़ता है। तो वहाँ पे शंदूर पास के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आपको अगर नहीं किसी ने किया तो वो जाके वो वीडियो देख ले, उसको शॉर्टली भी अगर रेडी करना चाहता है तो कर ले, क्योंकि पेपर में पाकिस्तान जियोग्राफी से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, तो आपको वो रेडी करने ही पड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते हैं आप। तो बेहतर है अभी कर लें, पेपर के दिनों में करीब जाकर फिर करना मुश्किल होता है। देखिए शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद बन्नू, हुंजा, गिलगित या स्कर्दू। इसका सही आंसर है गिलगित। आप देखें शंदूर पास जो है ये KPK में है और ये चित्राल को गिलगित के साथ मिलाता है। ये दूसरा देखें जी, व्हाट इज़ द हार्म ऑफ फ्रॉम द डिप्लेशन ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर। वो कहते हैं कि ज़मीन को जो है ओजोन लेयर अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर ज़मीन को क्या नुकसान पहुँचेगा। द एवरेज ऑपरेशन ऑफ द अर्थ सरफेस विल इंक्रीज ग्रेजुअली। सेकेंड ऑप्शन है द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर विल डिक्रीज। थर्ड देखें इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ UV रेज विल रीच अर्थ सरफेस। सी लेवल विल राइज एज ग्लेशियर कैप्स विल ग्रेजुअली मेल्ट। इसका सही आंसर है सी, ये मैंने लगाया भी हुआ है, ये देखें सी, ठीक है। इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ UV रेज विल रीच अर्थ सरफेस। देखिए अगर ओजोन की लेयर जो है वो तबाह हो जाती है तो ज़मीन पर सूरज की तरफ से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं वो ज़मीन तक पहुंचेंगी और फिर बहुत सारी जल्दी बीमारियां जो वो पैदा होंगी। UV का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। थर्ड वाला MCQs देखें, द नेशनल एयरलाइंस ऑफ इंडोनेशिया इज़ गरुदा। व्हाट डज गरुदा स्टैंड फॉर। ये वर्ल्ड जियोग्राफी से उसने उठाया है। अब इसमें देखें उसने पूछा है कि जो इंडोनेशिया की जो एयरलाइन है गरुदा, उसका लफ्ज़ का मतलब क्या है, गरुदा का मतलब क्या है। नेम ऑफ इंडोनेशियन रीनो, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडोनेशिया, द लार्ज बर्ड इन मिथोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी, और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सी, द लार्ज बर्ड इन हिंदू मिथोलॉजी। अब देखें इस एक MCQ से ना आपका ऑटोमेटिकली एक और भी MCQ रेडी हो गया। क्वेश्चन में उसने लिखा दैट नेशनल एयरलाइन ऑफ इंडोनेशिया इज़ गरुदा। तो आपको पता चल गया कि इंडोनेशिया की जो नेशनल एयरलाइन है वो कौन सी है, गरुदा है। इसीलिए इस पार्ट को ग्रीन हाईलाइट किया गया, ठीक है। तो ये भी अपने आप में MCQ से याद रखिए। हो सकता है अगले पेपर में वो पूछ ले कि इंडोनेशिया की नेशनल एयरलाइन कौन सी है, तो आपको याद होना चाहिए गरुदा। और गरुदा का मतलब क्या है, अ लार्ज बर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू की जो ज़ुबानें हैं, किताबें हैं, उनमें कहा जाता है कि बड़ा परिंदा। गरुदे का मतलब क्या है, बड़ा परिंदा।
नेक्स्ट देखें फोर्थ MCQs, विच मेंबर ऑफ अशरा मुबशरा वाज द सन ऑफ हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये जो है इसका पहला ऑप्शन है हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अबू बकर, या थर्ड है हज़रत उस्मान और फोर है हज़रत ज़ैद। तो इसका सही आंसर है ए, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये देखें ये MCQs के ना आपके 3 नए MCQs तैयार होते हैं। पहले तो ये देखें अशरा मुबशरा। अशरा मुबशरा वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया में जन्नत की बिशारत मिली। ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने उर्दू में कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में ही बता दिया था कि वो जन्नत के हकदार हैं, ठीक है, वो जन्नत में जाएंगे, अशरा मुबशरा, ठीक है। अब वो अशरा मुबशरा मेंबर्स कौन कौन से हैं ये आप जाके खुद रेडी करिएगा, ये साइड पे जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखे। दूसरा देखें कि आप देखें कि अशरा मुबशरा का एक मेंबर कौन था, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वही उसने पूछा ना कि वो कौन सा मेंबर था जो हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, ठीक है, उसका नाम बताएं, तो वो थे हज़रत ज़ुबैर। तो ये भी एक MCQs रेडी हो गया कि हज़रत ज़ुबैर जो है वो अशरा मुबशरा के मेंबर थे। तीसरा MCQs आपका ये रेडी होता है कि हज़रत ज़ुबैर बेटे किसके थे, ठीक है, तो आपका ये भी रेडी हो गया कि ये हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे थे। तो एक MCQ से 3 MCQs रेडी हो गए ना। इसी तरह से आपने बाकी सारे रेडी करने हैं। नेक्स्ट देखें 5 वाला, आंसरिंग आ रिसीव्ड ईमेल इज कॉल्ड डैश एन ईमेल। तो रीड, रिप्लाई, राइट, कंपोज। इसका सही आंसर होता है रिप्लाई। अगर आपको कोई ईमेल देता है तो आप बदले में उसका जब जवाब देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रिप्लाई देते हैं। व्हाट्सएप में तो यही होता है ना। नेक्स्ट देखें PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इज एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर ग्राफिक, रास्टर ग्राफिक्स और बिटरनैप्स, कलर ग्राफिक्स, नेगेटिव फिल्म। तो इसका सही आंसर है बी, ये वाला, रास्टर ग्राफिक्स और बिटरनैप्स। अच्छा ये देखिए इसमें से आपका एक तो ये सही आंसर है। दूसरा आप देखें आपका एक और MCQ बन गया है कि PNG किसका जो है वो एब्रीवेशन है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये भी याद रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है अगले पेपर में वो पूछ ले कि PNG किसकी एब्रीवेशन है। हो गया ना, ये भी MCQs अपने आप में रेडी। नेक्स्ट देखें वीनिया इज़ अ सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। वो पूछता है कि वीनिया एक शहर है, वो किस दरिया के किनारे पर वाक़या है, दनूबी, सीन, रीनो या एल्बे। तो इसका सही आंसर है दनूबी। ये दनूबी जो एक दरिया है जिसके किनारे पर वीनिया शहर आबाद है। यहाँ पर एक और याद रखिएगा कि उसने एक पेपर में, पास पेपर में पूछा हुआ था कि सीनी जो है वो कौन रिवर जो है, सीनी रिवर वो किस मुल्क में है। तो याद रखिएगा कि सीनी रिवर जो है फ्रांस में है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रांस में है जी ये। तो इसको मैं रेस करती हूँ यहाँ से, आपको सही से दिख जाए। ये भी आपका एक MCQs एक्स्ट्रा रेडी हो गया। नेक्स्ट देखें रेने फ्रेंकोइस आर्मंड रिसीव्ड फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन। वो पूछता है कि रेने फ्रेंकोइस आर्मंड ने पहली दफ़ा नोबेल प्राइज़ कब हासिल किया, किस कैटेगरी में हासिल किया, सॉरी, पीस में, लिटरेचर में, केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में। तो इसका सही आंसर है लिटरेचर। रेने फ्रेंकोइस आर्मंड जो है ये एक नोबेल प्राइज़ विनर था और इसको लिटरेचर में मिला है। अब देखें इसका जो है यहाँ से एक तो नोबेल प्राइज़ से हमें पता चला कि वो पेपर में पूछता है। ये नोबेल प्राइज़ जो है ना इसमें से एक्चुअल में हर साल में ना समझ लें कि PPSC में ना एक MCQs वो ज़रूर उठाता है नोबेल प्राइज़ टॉपिक से। दूसरा यहाँ पे देखें रेने फ्रेंकोइस आर्मंड की बात हुई है तो इससे 2 हमने और MCQs याद कर सकते हैं कि एक तो इसको पहला नोबेल प्राइज़ कब मिला, 1901 में, और दूसरा फ्रेंकोइस आर्मंड रहने वाला कहाँ का था, तो ये फ्रांस का रहने वाला था। ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये भी एक MCQs आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब तक हमने 8 MCQs किए हैं, तो अगर देखें तो आपके 8 से 15 MCQs ऑटोमेटिकली रेडी हो गए। नेक्स्ट देखें 9वां MCQs, पाकिस्तान एक्सप्लोडेड एटम बम ऑन। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके MCQs यहाँ पर हैं मई 28, 1998। दूसरा देखें मई 28, 1999। थर्ड है मई 28, 2000 या नन ऑफ दिस। ये उसने पूछा है कि पाकिस्तान ने जो है अपने जो एटॉमिक बॉम्ब थे उनको कब एक्सप्लोड किया, यानी कि कब न्यूक्लियर तजर्बात किए थे। तो उसने डेट पूछी है। इसका सही जो आंसर है वो है मई 28, 1998, मतलब 28 मई 1998। चागी का मुकाम था रास्को हिल्स। ये हमने माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान का जो पहला लेक्चर है मेरा 49 मिनट का, उसमें मैंने डिटेल से सारी माउंटेन रेंजेस को भी पढ़ाया था और उसमें हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो धमाके किए थे हमने चागी हिल्स में, उनको भी डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको। और ये भी बताया था कि 5 धमाके हमने पहले किए थे 28 मई को, और जो छठा धमाका था वो हमने एक दिन ठहर के किया था, तीसरे दिन को किया था। याद है आप लोगों को? अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके वो वाला भी टॉपिक रेडी कर सकता है अच्छे से। याद रखिएगा PPSC में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पाकिस्तान के एटॉमिक बॉम्ब का जो एक्सपेरिमेंट थे वो हमने किस माउंटेन रेंज में किए थे। तो याद रखिएगा चागी हिल में किए थे, रास्को हिल मेन हिल था, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखें 10वां, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। वो पूछता है कि कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा दिमाग कहलाता है कंप्यूटर का। कंपाइलर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर बी है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मदरबोर्ड पर मौजूद होता है, ठीक है। 11वां देखें हमसे, इजिप्ट इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, अफ्रीका, यूरोप और नन ऑफ दीज। इसमें से जो सही आंसर था ना बेसिकली वो था बोथ ए एंड बी, एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। कि इजिप्ट वो वाहिद मुल्क है जो एशिया और अफ्रीका दोनों में मौजूद है। इसी तरह से तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल वो एशिया और यूरोप दोनों में मौजूद है, ठीक है। और ये जो ऊपर देखें इजिप्ट का ऊपर साथ में एक लिखा हुआ है फतेह, ये देखें ये वाला जो पार्ट है ये जो है ना इजिप्ट के सदर का नाम लिखा गया है और ये है फतेह मोहम्मद उमर बिन ओन, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से याद रखना है कि इजिप्ट के अंदर से भी वो एमसीक्यूज़ उठाता है, तो साथ में ये लिख दिया कि उसका प्रेसिडेंट कौन था। ये आप अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा, मे भी अब चेंज हुए हों, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 12वां एमसीक्यूज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। देखें रावी, जहलम, ब्यास, जमुना। तो ये जो हमने रिवर एंड ब्राजेस ऑफ पाकिस्तान का डिटेल से लेक्चर किया था और उसके 2 पार्ट बने थे। रिवर वाले को हमने डिटेल में पढ़ा था, वो आई थिंक 46 मिनट का लेक्चर था, वो मेरा सेकंड वाला है, आप जाके यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। और दूसरा जो था फिर अकेला हमने ब्राजेस वाला पढ़ा था, क्योंकि ओवरऑल जो है वो बहुत लंबा लेक्चर था, तो उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था हर एक रिवर को, इंडस को, जहलम को, चनाब को, रावी को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा। उसके ऊपर ब्राजेस को भी पढ़ा, नहरें कौन कौन सी निकलती हैं, पीपीएससी कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज उठा चुका है, कौन से आ सकते हैं, उनको भी डिटेल में देखा था। तो ये देखें इंडस रिवर की उसने ट्राइब्यूटरी का पूछ लिया। ये ट्राइब्यूटरी क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था कि जब एक दरिया खुद ख़त्म हो जाए और अपना पानी सारे का सारा किसी नए दरिया में जाके गिरा दे तो वो दूसरे दरिया की क्या कहलाता है, ट्राइब्यूटरी कहलाता है। तो इसमें ये वो पूछता है कि जो कौन सा दरिया है जो इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं है, तो इसका सही आंसर है जमुना, ठीक है। ये जो है भारत का है, जमुना जो है ये पाकिस्तान में नहीं है। जहलम, रावी, ब्यास ये सारे के सारे, ब्यास भी बेसिकली इंडिया में ही है, पहले पाकिस्तान में आता था, अब जो है इसका जब पानी तकसीम किया गया है हिंदुओं और मुसलमानों में, यानी पाकिस्तान में और बरसगीर में हिंदुस्तान में, तो फिर जो ब्यास वाला जो दरिया था वो इंडिया के हवाले कर दिया, बाकी 5 दरिया हमारे पास आए थे। तो ये जो ब्यास है ये भी बेसिकली इंडस रिवर की ही ट्राइब्यूटरी है, लेकिन अब इसका पानी जो है इंडिया जो है वो हमें नहीं देता, इंडस रिवर में नहीं आता है, तो इसलिए ये ख़त्म हो गया। बाकी रावी और जहलम तो इंडस ट्राइब्यूटरी है ही है, तो ब्यास भी है वैसे तो, लेकिन जमुना वो दरिया है जो इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं है, चाहे हम पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे ही क्यों ना हो जाए दोबारा, तब भी जमुना जो है वो इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं बनता है। नेक्स्ट देखें, सूबेदार अब्दुल खान जो है वो फेमस थे वो किस अचीवमेंट के लिए, स्विमिंग, एथलेटिक्स, स्नोकर या बॉक्सिंग। तो इसका सही आंसर है एथलेटिक्स। नेक्स्ट देखें, डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय। अब ये देखें कि दोबारा से नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल विनर्स जो होते हैं उस वाले टॉपिक से इसने उठाया है। तो उसने पूछा कि डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय, इसका जो है ना ये वाला एमसीक्यूज़ ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबल, थॉमस एडिसन, विलियम डेविस और नन ऑफ दीज। अच्छा ये जो येलो कलर वाला आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो है ये एक्चुअल में नोट्स है और ये सारा नोबेल प्राइज़ पर है। ये मैंने अपने साथ लिखे हुए थे डिटेल में, ये भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। अभी ये वाला हम पेज जो है एमसीक्यूज़ वाला कवर कर लें, फिर मैं आपको नोबेल प्राइज़ वाला सारा बताती हूँ। आप देखें इसी एक पेपर में नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड 2 एमसीक्यूज़ आ चुके हैं, ठीक है। तो वो पीपीएससी का ये है कि वो नोबेल प्राइज़ से हमेशा कोई ना कोई हर साल एक एमसीक्यू ज़रूर उठाता है, तो आपने छोड़ना नहीं है इसको। अभी देखते हैं कि उसने पूछा है डायनामाइट किसने इन्वेंट किया था, ये वाला एमसीक्यूज़ हम पढ़ रहे हैं 14वां। तो अल्फ्रेड नोबल था उसका नाम, जिसने डायनामाइट इन्वेंट किया था, उसी के नाम पर फिर जो था नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। ये ऊपर देखें लिखा है डायनामाइट कब इन्वेंट किया, तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ है इन्वेंटेड 1867। डायनामाइट को कब इन्वेंट किया गया, 1867 में किया। किसने किया, अल्फ्रेड नोबल ने। और ये कब से कब तक ज़िंदा रहा ये भी देखें, 21 अक्टूबर यहाँ पे लिखा हुआ है, 21 अक्टूबर 1833 से या 1896 तक की इसकी पैदाइश और वफ़ात है। इसके साथ साथ देखें एक और एमसीक्यूज़ हम रेडी करते हैं कि थॉमस एडिसन ये क्यों मशहूर है, इसके बारे में पीपीएससी में पूछा गया है। थॉमस एडिसन एक्चुअल में एक साइंसदान था जिसने लाइट बल्ब ईजाद किया था, ये जो रोशनी वाला बल्ब होता है जो हमारे घरों में मौजूद है। दूसरा इसने फोनोग्राफ,
ठीक है, ये भी इसने इसकी ईजाद है, इसलिए साथ में इसको लिखा हुआ है। तो आपने देखें एक ही टॉपिक से कितने नए कर लिए हैं एमसीक्यू से। एक तो डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल ने किया, ये एमसीक्यूज रेडी हो गया। दूसरा अल्फ्रेड नोबल पैदा कब हुआ, ये भी आपको पता चल गया। वफात कब हुई, पता चल गया। 3 एमसीक्यूज हो गए। डायनामाइट इन्वेंट कब किया गया, 1867 में, 4 एमसीक्यूज हो गए। थॉमस एडिसन की जो ईजादात थी, मशहूर ईजादात, वो भी आपको पता चल गई कि लाइट बल्ब और फोनोग्राफ। तो बेसिकली एक एमसीक्यू से आपने 5 नए एमसीक्यूज रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से अगर आप कोई और पेपर रेडी कर रहे हैं तो वो भी आपको इसी तरह से तैयार करना है। समझ आ रही है? तभी आप ईपीएससी जो है वो कहते हैं कि उसको क्लियर करने में कामयाब हो सकते हैं और सीट अपने नाम कर सकते हैं। सिर्फ वैसे ही ना पढ़ते रहा करें, एक पेपर को 100 एमसीक्यूज हैं तो उन 100 को ही पढ़ लिया, नहीं, हर एमसीक्यूज के ना अंदर तक घुस जाएं, हर चीज़ उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, कंप्लीट द इडियम प्रोवर्ब ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। ये तो हमें शुरू से ही पता है कि इसका सही आंसर होम आएगा, ना रेस्ट है ना प्लेग्राउंड है, विलेज नहीं है, होम इज़ द बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मैथ के पोर्शन से उसने उठाया है 30% ऑफ 100 इज इक्वल टू 3% ऑफ 300, 500, 750, 1000। इसका सही आंसर है 1000। अब नीचे तरीकाकार लिखा गया है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आए ना, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो ऑफ होता है ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। ये जहाँ पर भी ऑफ आएगा उसका मतलब है हमने वहाँ मल्टीप्लाई वाला साइन लगाना है। इसके अलावा जहाँ पर इज़ आ जाए, इज़, ठीक है, अगर तो साथ उसने इक्वल लिख दिया तो ठीक है, अगर नहीं लिखा, सिर्फ ये लिख दिया है कि 30% ऑफ 100 इज़ टू 3% ऑफ डैश, तो याद रखिएगा कि इज़ का मतलब होता है इक्वल। इज़ का मानी क्या होता है, इक्वल। तो जहाँ पर भी इज़ आ जाए वहाँ पर आपने इक्वल लगाना है। ये मैथ के पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और परसेंट जो होता है, परसेंट की वैल्यू बेसिकली 1/100 होती है। यहाँ पर भी परसेंट आ जाए वहाँ पर आपने 1/100 पुट करना है। समझ में आ गया? ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इज़ मतलब इक्वल, और परसेंटेज की वैल्यू क्या आती है, 1/100। तो आप देखें 30% ऑफ 100 की बात कर रहा है तो 30% है तो 1/100 हो गया। ऑफ लिखा है तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 100 की वैल्यू वैसे आ गई। इक्वल का मतलब होता है बराबर, और 3%, आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देती हूँ, 3% मतलब 3/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। अब आगे उसने कुछ नहीं लिखा, जगह खाली है, तो वहाँ पर मतलब क्या होगा, एक्स आएगा, एक्स। ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर आप एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। हमने एक्स कंसीडर कर लिया। अब आपको इसका सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखें 100 से कैंसिल हो जाएगा, 30 रह जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू, आगे मैं ये वाला रेस करती हूँ तो फिर आगे देखते हैं कि क्या आ जाएगा। 30 इज़ इक्वल टू 3/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब देखें ये वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी इसको इधर ले जाएं तो क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू 3x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3000 इज़ इक्वल टू 3, और ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब समझ में आया? तो 3 1000, तो ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x इज़ इक्वल टू 1000। इसका वैसे तरीकाकार यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ओके, चलें जी, अब ये वाला पेज जो है हमारा, ये सारा मैंने आपको करवा दिया है। अब इसी पेज से ना आगे हम यहाँ पर जो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं नोबेल प्राइज़ के हवाले से, उसको हम पढ़ते हैं। शुरुआत यहाँ से होगी नोबेल प्राइज़ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। मेरे पास पेपर में जगह नहीं थी तो जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली मैंने वैसे लिख दिया। आप इसको देख लें और अपने खुद के नोट्स रेडी कर लीजिएगा। देखें, शुरुआत करते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो था ये अल्फ्रेड नोबल के नाम पर है। अल्फ्रेड नोबल बोर्न इन 1833, ये ऊपर मैंने बताया 21 अक्टूबर 1833 में ये पैदा हुआ, एग्जैक्ट डेट है उसकी। स्वीडन में ये पैदा हुआ, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वीडन में पैदा हुआ, और स्वीडन का जो कैपिटल था स्टॉकहोम, ठीक है, वहाँ पर ये पैदा हुआ था। और इसने स्टडी किया था केमिस्ट्री में, ठीक है, ये केमिस्ट्री में इसने जो है वो अपनी सारी क्या कहते हैं तालीम मुकम्मल की थी। और 1866 में, ये जो है ना यहाँ पर आपको रेज़ किया हुआ है, सही तरह से दिख नहीं रहा, ये लफ्ज़ है 1866, ये आप अपने नोट्स में ना कर लीजिएगा ऐड। ये आपको रेज़ किया हुआ मतलब मध्यम सा दिख रहा है तो ये सही नहीं है। यहाँ से देखिए, ये केमिस्ट्री में अपनी तालीम मुकम्मल की 1866 में। इसने ना एक इसकी लेबॉर्ट्री में जो इसने अपने घर पर ही बनाई हुई थी, ये देखें, एक्सप्लोजन हैपन्स इन हिज लैब होम, तो उसके घर में जो लेबॉर्ट्री थी वहाँ पर ना 1866 में गलती से एक एक्सप्लोजन हो गया, एंड हिज ब्रदर डाइड, और उसका जो क्या था एक भाई मर गया। इन 1867 ही डिड कंट्रोल्ड, ये लफ्ज़ क्या है, ये वाला जो मिटा हुआ है ये लफ्ज़ है कंट्रोल, CONTROLED, कंट्रोल्ड, ये लफ्ज़ है कंट्रोल्ड,
यहाँ पर आपको मिटा हुआ दिख रहा है, कंट्रोल्ड क्या है, सॉरी, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन नेम्ड इट डायनामाइट, ये वाली लाइन है नेक्स्ट फिर आगे, ठीक है। तो उसने क्या किया कि फिर 1867 में दोबारा से एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया और उसको क्या नाम दिया उसने, फिर डायनामाइट, ठीक है। वो एक्सप्लोजन मटेरियल जो था उसको फिर उसने क्या नाम दिया, डायनामाइट। तो यही उसने पूछा था कि डायनामाइट किसने इन्वेंट किया, अल्फ्रेड नोबल ने। ये वाला एमसीक्यूज जो है ऊपर हम देख रहे हैं, और ये कब ईजाद हुआ है, 1867 में। ओके हो गया, अब इस टॉपिक से आपको समझ में आ गया होगा। उसने क्या किया, ही कॉल्ड एज द मर्चेंट ऑफ डेथ। जब उसने डायनामाइट जो है वो इन्वेंट कर लिया तो फिर लोग उसे क्या कहने लगे, मौत का तजारती, मर्चेंट ऑफ डेथ, मौत का तजारती उसे कहने लगे। 1888 हिज ब्रदर क्या था उसका नाम जी, लुइडविग नोबल डाइड। अच्छा, 1888 में फिर उसका जो भाई था उसका नाम था लुइडविग। ये लफ्ज़ जो है ना, लुइडविग नेवल है, नोबल, तो ये है LUIDVING, ठीक है, नोबल। ये थोड़ा सा मिटा मिटा सा है, इसलिए मैं साथ साथ आपको लिख के बता रही हूँ। लुइडविग नोबल डाइड 1888 में। फिर उसके एक भाई लुइडविग नोबल की जो थी मौत हो गई। और फिर मर्चेंट ऑफ, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये आगे मिटा सा है, मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ नो मोर। तो फिर ख़बरों में जो है ना एक चीज़ हेडलाइन बन गई, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, हेडलाइन, ये है हेडलाइन, मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ नो मोर। तो ये बेसिकली उसमें ना खबरों में फिर ये हेडलाइन आ गई कि जो है ना तजारत का, मौत का जो तजारत है ना, तजारती था वो मर गया। लोग समझे कि शायद अल्फ्रेड नोबल मर गया, उसके भाई मरा था एक्चुअल में, लेकिन लोगों को लगा कि अल्फ्रेड नोबल मर गया, तो खबरों में आ गया कि जो मौत का तजारती था वो मर गया। और लोगों ने इतनी कोई खुशी मनाई ना कि क्या ही कहने हैं। फिर क्या हुआ कि नोबल ने, ये जो अल्फ्रेड नोबल ने जब ये खबर पड़ी ना तो उसको बड़ा दुख हुआ कि भाई लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं, इस तरह से खबरें देते हैं। तो फिर उसने क्या किया कि ना फैसला किया, 1955 में वसीयत की फिर इसने कि जो मेरी दौलत है ना सारी की सारी, ये बाद में फिर जो है ना बांट दी जाए मेरे मरने के बाद, ठीक है। अजीम साइंसदान जो हैं या जो पढ़े लिखे लोग होंगे जो नई चीज़ें इन्वेंट करेंगे मेरी तरह, उनको ना दूसरा बांट दी जाए मेरी जो है दौलत। ये वसीयत कब की थी ये भी आप देख लें, यहाँ पे लिखी हुई है 1995 में। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसके मरने के बाद जो था ना, उसने अपनी ज़िंदगी में उसने 5 कैटेगरीज जो थी ना वो सिलेक्ट करी कि किस किस में आपको नोबेल प्राइज़ देना है। एक थी केमिस्ट्री, दूसरी फिज़िक्स, तीसरी मेडिसिन, फिर पीस और फिर लिटरेचर। 5 थी, पहले 5 थी। फिर क्या हुआ कि 1968 में एक्चुअल में ना उसके मरने से पहले उसने जब वसीयत की थी उससे पहले उसने ये फाइंड किया था। तो 1968 में ना फिर एक और इसमें ऐड की गई थी नोबेल प्राइज़ देने की कैटेगरी, इकोनॉमिक्स। तो ये भी याद रखिएगा कि इकोनॉमिक वो 6ठी कैटेगरी है जो बाद में फिर ना इसमें ऐड की गई नोबेल प्राइज़ देने के लिए। तो उसके मरने के बाद फिर उसके नाम पर जो था नोबेल प्राइज़ जो है लोगों में बांटा जाने लगा। अब देखें कि किस टाइम पर जो था नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। याद रखिएगा कि ये हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये देखें नीचे लिखा हुआ है, हर साल 10 दिसंबर की जो डेट है तब जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है दुनिया भर के जो भी अजीम साइंसदान हो या कोई नए इन्वेंटर्स हों उनको। और 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता है। वो कौन कौन सी है मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, याद रखिएगा। ये साइट पे भी लिखा हुआ है, नोबेल प्राइज़ 6 कैटेगरीज़ हैं और दिया कब जाता है। अच्छा, ये साथ में एक चीज़ और भी लिखी हुई है कि अल्फ्रेड नोबल फौत कब हुआ। तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1996 को वो मरा था, इसीलिए कि जो उसकी वफ़ात का दिन था ना 10 दिसंबर, उसी दिन को ही फिर बाद में नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा। अच्छा, एक चीज़ जो है ना, ये जो नोबेल प्राइज़ जब दिया जाता है तो ये जो 5 कैटेगरीज़ हैं ये सारी के सारी जो ना 10 दिसंबर को दे दिए जाते हैं। और स्वीडन में दिया जाता है नोबेल प्राइज़ जो है वो स्वीडन में दिया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में, स्वीडन में पैदा हुआ था ना स्टॉकहोम में, तो इसीलिए। लेकिन एक नोबेल प्राइज़ है जो स्वीडन में नहीं दिया जाता, वो कौन सा है, पीस नोबेल प्राइज़। ये साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ पर तो फिर जगह नहीं थी तो यहाँ पर कर दिया मैंने। पीस नोबेल प्राइज़ वो नोबेल प्राइज़ है वाहद जो कि स्वीडन में नहीं दिया जाता बल्कि ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो जो है वो नॉर्वे का कैपिटल है, नॉर्वे मुल्क है, उसका कैपिटल है ओस्लो, और वहाँ पर पीस नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। बाकी के सारे जो हैं वो स्वीडन के दारुल हुकूमत में दिए जाते हैं। और वो दारुल हुकूमत कौन सा है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। साथ ही देखें एक और इन्फॉर्मेशन लिखी गई है कि जो पहला अवार्ड है वो कब दिया गया है, 10 दिसंबर 1901 को। ठीक है, 10 दिसंबर 1901 को पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया।
अगला देखें, ये स्वीडन की करेंसी नीचे लिखी हुई है, साथ में केरोन, ठीक है, ये देखें KRONE करोन, तो साथ में स्वीडन की करेंसी भी लिख दी गई है जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ओके, ये भी आप कर लीजिएगा। इसके अलावा थोड़े से और भी MCQs हैं, ये भी हम देखते हैं। ये ऊपर से देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर है फर्स्ट मुस्लिम गॉट नोबेल प्राइज़। पहले जो मुसलमान थे जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला वो कौन से थे? अनवर सादात, ये लिखा हुआ है अनवर सादात, वो पहले मुसलमान इंसान थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, और वो प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के। 1978 में उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों मिला था, किस वजह से मिला था, ये भी लिखा है कि इन्होंने 1978 में इसराइल के साथ मुआहदा किया था कि जंग नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, एक्चुअल में इस तरह का था वो मुआहदा। और उस मुआहदे को भी पूछा है उसने पेपर में कि क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कैंप डेविड एग्रीमेंट, ये लिखा हुआ है कैंप डेविड एग्रीमेंट, CAMP, कैंप ये DAVID कैंप, ठीक है, कैंप डेविड एग्रीमेंट इसे कहा जाता है। ये अनवर सादात ने किया था इसराइल के साथ, तो फिर उसके नतीजे में उसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और याद रखिएगा कि मिस्र ने अब तक कितने नोबेल प्राइज़ जीते हैं? 5 नोबेल प्राइज़ जीत चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा USA ने जीते हैं 400 नोबेल प्राइज़, अब तक 400 नोबेल प्राइज़ USA जीत चुका है। मुसलमानों के पास कितने नोबेल प्राइज़ हैं? ये यहाँ पर लिखा है टोटल मुसलमानों के पास 13 नोबेल प्राइज़ हैं, ठीक है। और जो है नोबेल प्राइज़ सबसे ज़्यादा USA के पास है 400, दूसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम 137, फिर आता है जर्मनी, उसके पास 111 नोबेल प्राइज़ है। ये नोबेल प्राइज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन थी। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाले नोट पैड के ऊपर, ये भी नोबेल प्राइज़ के ही रिलेटेड है। याद रखिए ये PPSC के में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हर साल वो कोई ना कोई एक MCQs वो ज़रूर उठाता है और डिफरेंट तरह से उठाता है, तो ये सारे के सारे वही डिस्कस किए हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? 1901 में, ये देखें ऊपर ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 1901 में दिया है। फर्स्ट फिज़िक्स वाले को जो पहला फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया वो कौन सा है? एक्सरे फाउंडर रोइंटन को। फिज़िक्स में जो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो रोइंटन को दिया गया है, एक्सरे फाउंड किया था उसने। और फर्स्ट पीस नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है? हेनरी ड्यूरेंट को, वो फाउंडर था रेड क्रॉस का। रेड क्रॉस बेसिकली एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको पहला जो है पीस नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और कब दिया था? 1863 में। चैरिटी की थी एक्चुअल में इन्होंने, तब वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी थी, वर्ल्ड वार के दौरान इन्होंने चैरिटी बहुत की थी इस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो इसलिए फिर इसको पीस नोबेल प्राइज़ दिया गया। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मोस्ट नोबेल प्राइज़, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है अब तक दुनिया की जिसको सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं। कौन कौन से, कितने मिले? 3, ये लिखा हुआ है 3 यहाँ पर, ठीक है, ये 3 इसको नोबेल प्राइज़ अब तक मिल चुके हैं। सॉरी मैं थोड़ा बारीक करती हूँ, ठीक है, ये 3 नोबेल प्राइज़ अब तक मिल चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये थोड़ा मध्यम सा था। अच्छा ये देखें नोबेल कौन कौन से में किस किस सन में मिले हैं, ये भी नीचे लिखा हुआ है। पहला इसको नोबेल प्राइज़ मिला है तब वर्ल्ड वार थी 1947, और 1947 में क्या थी? वर्ल्ड वार चल रही थी। तो एक तो इसको 1947 में मिला, दूसरा 1944 में मिला, तीसरा नोबेल प्राइज़ इसे 1963 में मिला। तब एक्चुअल में इसने कोई चैरिटी नहीं की थी, इसको इसकी 100वीं एनिवर्सरी की बिना पर दिया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, 400th एनिवर्सरी, ठीक है, 100वीं जो थी, 100 साल हो गए थे इस ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए, तो इसलिए 1963 में फिर इसको तीसरा नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल प्राइज़ मिले हैं, वो कौन सी है? UNFCR, ये देखें नीचे लिखा हुआ है UNFCR, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अब तक 2 नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं। अच्छा आप फैमिलीज़ की बात करते हैं, फेमस फैमिलीज़ जिनको नोबेल प्राइज़ ज़्यादा मिले हैं। क्यूरी फैमिली, क्योंकि आपको पता है ना मैरी क्यूरी, उसने जो है केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ हासिल किया अपने हस्बैंड के साथ। तो पहला फर्स्ट वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज़ वो कौन थी? मैरी क्यूरी थी। उसका जो पहला नोबेल प्राइज़ उसको कब मिला है? 1903 में मिला है, और उसने वो किसके साथ शेयर किया? अपने हस्बैंड के साथ, विद हर हस्बैंड। दूसरा नोबेल प्राइज़ उसको केमिस्ट्री में मिला 1911 में, और वो तब उसको अकेली को मिला, तब उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, वो अकेली थी जिसको उसका क्या है नोबेल प्राइज़ मिला। पहला नोबेल प्राइज़ उसने हस्बैंड के साथ शेयर किया, मतलब दोनों को मिलके मिला, और दूसरा नोबेल प्राइज़ उसको अकेली को मिला। अच्छा पूरी दुनिया में अब तक ये वाहिद फैमिली है जिसके पास सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ है। कितने हैं? 5 नोबेल प्राइज़, ये नीचे लिखा हुआ है। इसकी बेटी को भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है। क्यूरी फैमिली इज़ दी ओनली फैमिली हैज़ 5 नोबेल प्राइजेज़। अच्छा इस ये पेज जो है एक है, इसके पीछे भी जो है इंफॉर्मेशन है, और वो नीचे जो है वो ऊपर देखते हैं, ये वाले पेज के पीछे लिखी हुई है लिनक्स पॉलिंग, ये दूसरा पार्ट है उसी पेज का।
ये वो वाहिद इंसान है जिसे 2 नोबेल प्राइज़ मिले हैं अनशेयर्ड। अच्छा देखें, पूरी दुनिया में एक तो वो औरत है ना मैरी क्यूरी, जिसे अब तक 2 नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं। एक तो वो औरत है, एक उसमें ये देखें कि एक उसने शेयर किया अपने हस्बैंड के साथ, एक उसको अकेले मिला। लेकिन ये लिनक्स पॉलिंग वो वाहिद इंसान है जिसको 2 नोबेल प्राइज़ मिले और दोनों अनशेयर, मतलब उसको अकेले को मिले, कोई और किसी के साथ नहीं मिले। पहला कब मिला है 1954 में और दूसरा कब मिला 1962 में। ये भी याद रखना है। सब कॉन्टिनेंट मतलब बर्रे सगीर में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसको मिला, याद रखिएगा। पहला बर्रे सगीर का जो शख्स था जिसे नोबेल प्राइज़ मिला वो था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला और इसको लिटरेचर में मिला था। ये भी मैं आपको पाकिस्तान जियोग्राफी का जो टॉपिक है हमने कल ही किया, परसों किया है, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था जब हमने नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान के बारे में का जो लेक्चर है मैंने आपको दिया था। तो उसमें हमने इंडिया का जो नेशनल एंथम है उस पर भी मैंने आपको MCQs करवाए थे। तो मैंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर का बताया था कि उसको नोबेल प्राइज़ मिला, क्यों मिला, उसने इंडिया का कौमी तराना लिखा था उसने। ठीक है, उन्होंने ये नीचे भी लिखा हुआ है, मैंने साथ इसको यहाँ पर भी ऐड किया हुआ है कि उन्होंने इंडिया का कौमी तराना लिखा था और किस किताब में लिखा था, गीतांजलि। ये भी पूछा है पेपर में, आया हुआ है PPSC में कि जो रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर किताब है जिसमें उसने इंडिया का कौमी तराना लिखा है वो कौन सी थी, गीतांजलि। और इसी किताब पर उसे ये प्राइज़ मिला था, लिटरेचर की जो थी, सॉरी कौमी तराना उसने नहीं इसमें लिखा, ये किताब थी जिस पर उसे ये नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये याद रखना है कि ये बंगाली शायर थे और आपको पता है इन्होंने जो इंडिया का तराना था पहला वो बंगाली में ही लिखा था, फिर बाद में उसको हिंदू ज़ुबान में कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट देखें पाकिस्तान में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं। पहला देखें डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला है, 1979 में मिला था इन्हें। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंबाइन की थी इन्होंने। और ये भी PPSC में पूछा है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को किस बिना पर नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग और वीक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिस थी उनको कंबाइन किया था और उस बिना पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये अकेले नहीं थे, ये 3 लोग थे। ठीक है, 3 लोगों को मुश्तरका नोबेल प्राइज़ मिला था, 2 दूसरे कंट्री के थे और ये एक हमारा पाकिस्तान का था। और ये कब फोत हुए हैं ये भी उसने पूछा है, 1996 में, फिर इनकी डेथ हो गई थी जंग के मुकाम पर। ठीक है, दूसरा नोबेल प्राइज़ है वो अब तक हमारे पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई को मिला है 2014 में। और ये पूरी दुनिया की यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर है। याद रखिएगा 17 साल की उम्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और वो मिला क्यों है ये भी याद रखिएगा, इनको पीस नोबेल प्राइज़ मिला है, पीस नोबेल प्राइज़, पीस प्राइज़ विनर। और फिर इसने एक किताब लिखी वो किताब का नाम भी आप देखिए, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये किताब का नाम है, ये लफ्ज़ है वी आर डिस्प्लेस्ड। ये भी उसने पूछा है कि मलाला यूसुफजई की किताब का नाम बताएं, ये लफ्ज़ है वी आर डिस्प्लेस्ड, ये मलाला यूसुफजई ने किताब लिखी है। ठीक है, अब देखें आपने सिर्फ एक पेज जो है टोटल, आई थिंक टोटल अभी तक हमने सिर्फ 15 MCQs रेडी किए हैं, एक पेज रेडी किया और इस एक पेज से आपके कितने MCQs तैयार हो गए, कम से कम भी 50-60 नए MCQs आपके तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से आपने बाकी पेपर्स भी रेडी करने हैं। ठीक है, अभी के लिए फिर आज जो है हम इतना ही करेंगे, बाकी के MCQs मैं इंशाल्लाह आपके साथ कल करवाऊंगी इस पेपर के। अभी ये जो लेक्चर है बहुत लंबा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं इंशाल्लाह कल जो है या अपने ही चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अभी फ़िलहाल आज के लिए आप ये लेक्चर रेडी करें और प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और आगे भी और भी जो हैं स्टूडेंट्स उन तक भी शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि जिन लोगों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है PPSC की तैयारी के लिए या उनको समझ नहीं आ रहा कि किस बुक से PPSC की तैयारी करें, यूट्यूब के कौन से लेक्चर्स लें या किस तरह से किस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें, उनकी भी तो फिर आप ये उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी PPSC की या FPSC की या SDO पैरा की अच्छे से तैयारी कर सकें। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश ही है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आगे भी इसको शेयर करेंगे तो फिर हमारी भी हौसला अफजाई होगी, हम भी और भी ज़्यादा अच्छे से आप तक ये नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।